हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। डीएनडी न्यूज में आपका स्वागत है। तो आज जो हम करंट अफेयर्स चर्चा करेंगे उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है चागोस द्वीप, हाईबॉक्स ऐप, इंडियन ऑयल एंड नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के बीच समझौता, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन, डीएफसी, क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, तो आइए। फर्स्ट, ब्रिटेन चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपेगा। दशकों पुराने विवाद की जड़ें और अमेरिकी बेस के लिए इस डील का क्या मतलब है। ब्रिटेन ने मॉरिशस को स्वतंत्रता देते समय उसके द्वीप को अलग कर दिया था तथा अमेरिका को डियागो गार्सिया पर सैन्य अड्डा स्थापित करने की अनुमति देते समय वहां निवासियों को निष्कासित कर दिया था, जिससे लंबे समय तक विवाद चल रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 50 साल से ज्यादा पुराने विवाद को सुलझाते हुए यूनाइटेड किंगडम ने गुरुवार को चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को लौटा दी। यह समझौता नई लेबर सरकार के लिए पहली बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि है और इससे एक प्रमुख अमेरिकी सैन्य अड्डे की स्थिति भी तय हो गई है। देख लीजिए, ये है चागोस आइलैंड। यह संधि यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के बीच सभी लंबित मुद्दों को हल करने में हमारे साझा इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगी, जो कि राष्ट्रमंडल के करीबी साझेदारों के रूप में आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित रहेगा, जो हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। तो देखिए, इस विवाद का आधार क्या रहा है। तो यह विवाद 1960 के दशक में तब शुरू हुआ जब ब्रिटेन ने मॉरिशस को स्वतंत्रता देते हुए चागोस द्वीप को अपने क्षेत्र से अलग कर दिया, जबकि अधिकांश द्वीप निर्जन थे। जब ब्रिटेन और अमेरिका ने डियागो गार्सिया में सैन्य अड्डा स्थापित किया तो वहां के मूल निवासियों चागोसियंस लोगों को वहां से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1980 के दशक में मॉरिशस के संस्थापक और जनक, उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री शिवसागर रामगुलाम ने पहली बार द्वीपों की श्रृंखला की वापसी की मांग की थी। हालांकि 2019 में मॉरिशस न्यायिक जीत का दावा करने में सक्षम था, जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने निवासियों के बलपूर्वक और गैर कानूनी निष्कासन के खिलाफ फैसला सुनाया और कहा कि ब्रिटेन को द्वीप से हट जाना चाहिए। इसके बाद भारत सहित 116 देशों ने द्वीपों से ब्रिटेन की वापसी की मांग करने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। अब देखिए, डियागो गार्सिया का क्या महत्व है। इस समझौते में डियागो गार्सिया द्वीप पर सैन्य अड्डे संचालन की निरंतरता को सुनिश्चित किया गया है। जब यह बेस स्थापित किया गया था तब 1000 से अधिक मूल चागोसियंस लोगों को चागोस द्वीप समूह छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इस गुरुवार को जब घोषणा की गई समझौते की, तो डियागो गार्सिया स्थित सैन्य अड्डे पर कम से कम अगले 99 वर्षों तक सैन्य गतिविधियां जारी रहेगी, जिसके लिए ब्रिटेन वित्तीय सहायता पैकेज के साथ साथ अनुक्रमित वार्षिक भुगतान भी करेगा। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों देश डियागो गार्सिया स्थित मौजूदा बेस के दीर्घकालिक, सुरक्षित और प्रभावी संचालन के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डियागो गार्सिया का उपयोग अमेरिकी सरकार अफ्रीका में अपने बेस के रूप में कर रही है, अपने नौसेना के जहाजों और लंबी दूरी के बम वर्षक विमान के लिए। अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की मारक दूरी के भीतर स्थित यह बेस गंभीर रणनीतिक महत्व और सामरिक महत्व रखता है। दक्षिण एशियाई बॉस, प्रभावशाली लोगों और कोई रिटर्न नहीं। कैसे हाईबॉक्स ऐप ने निवेशकों को 500 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। तो देखिए, दिल्ली पुलिस ने नोएडा स्थित कंपनी के 30 वर्षीय निर्देशक को गिरफ्तार किया, जिसके बारे में उनका कहना है कि वह कथित हाईबॉक्स घोटाले का भारतीय मुखौटा था।
तथा दक्षिण एशियाई मालिकों के निर्देश पर काम कर रहा था। हाईबॉक्स मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़े कथित 500 करोड़ रुपए के निवेश घोटाले की जांच में दिल्ली पुलिस को उच्च स्तरीय कार्यालयों एवं पंजीकृत कंपनी और दक्षिण एशिया स्थित संदिग्ध मास्टरमाइंडों के एक नेटवर्क का पता चला है। कथित घोटाला दिसंबर 2022 में रचा गया था। इसके केंद्र में नवंबर 2016 में गठित सुतरुल्ला एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी है। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो शिवराज जयरामन हैं। लगभग 500 करोड़ रुपए के इस घोटाले में निवेश पर उच्च रिटर्न देने का वादा किया गया था। साथ ही 1% से 5% तक दैनिक ब्याज दर तथा मासिक आधार पर 30% का ब्याज देने का झूठा आश्वासन भी दिया गया था। हाईबॉक्स ऐप फरवरी 2024 में बनाया गया था और इसका संचालन ऑनलाइन शुरू हुआ था, लेकिन इसके सदस्यों ने यूट्यूब प्रभावशाली लोगों के प्रचार वीडियो के बाद अप्रैल 2024 में इस गतिविधि को शुरू कर दी थी। नेक्स्ट न्यूज, इंडियन ऑयल और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन नेपाल में प्रमुख पेट्रोलियम अवसंरचना विकास पर काम करेंगे। राज्य के स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन ने मोतिहारी अमलेज खंड पेट्रोलियम पाइपलाइन के विस्तार कार्य और चितवन में तेल भंडारण टर्मिनलों के लिए बिजनेस टू बिजनेस रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और नेपाल के उद्योग वाणिज्य और आपूर्ति मंत्रालय के बीच 31 मई 2023 को पहले हस्ताक्षरित सरकार से सरकार G2G समझौते ज्ञापन के बाद हुआ है। तो ये जो B2B समझौता हुआ है वो G2G का अगला चरण है। मोतिहारी अमलेज खंड पेट्रोलियम पाइपलाइन दक्षिण एशिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम उत्पादन पाइपलाइन है, जिसे 2019 में चितवन नेपाल तक चालू किया गया था। समझौते के तहत दोनों कंपनियां चितवन में तेल भंडारण टर्मिनल और झापा में एक तेल भंडार टर्मिनल के साथ साथ सिल्लीगुड़ी में इंडियन ऑयल की सुविधा से झापा तक एक नई अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइन का निर्माण करेगी। तो ये ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार शाम को कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री भी उपस्थित होकर जन समूह को संबोधित करेंगे। कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन का यह तीसरा संस्करण है जो शुक्रवार से रविवार तक आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष का सम्मेलन हरित परिवर्तन के वित्त पोषण, भू आर्थिक विखंडन और विकास के लिए निहितार्थ लचीलेपन को बनाए रखने के लिए नीतिगत कार्रवाई के सिद्धांतों आदि जैसे विषयों पर केंद्रित होगा। इसमें टेक्नोलॉजी संबंधी AI पर भी चर्चा की जाएगी। कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन का आयोजन वित्त मंत्रालय के साथ साझेदारी में आर्थिक विकास संस्थान द्वारा किया जा रहा है। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय विद्वान तथा नीति निर्माता भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक दक्षिण की अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष आने वाले कुछ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में दुनिया भर से वक्ता हिस्सा लेंगे। तो देखिए, भारतीय की तरफ से वित्त मंत्री भाषण देंगी, फिर एस जयशंकर उपलब्ध होंगे, ऐसे कई विद्वान जो होंगे उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय DFC ने भारत के विकास के लिए 272 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की प्रतिबद्धता जताई है। DFC क्या है? तो यह US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने भारत में आर्थिक विकास, वित्तीय समावेशन और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 272 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के निवेश को मंजूरी दी है और प्रतिबद्धता भी जताई है। ये निवेश छोटे व्यवसायों, महिला उद्यमियों, जलवायु केंद्रित उद्यमों और कृषि, स्वास्थ्य सेवा और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे प्रमुख क्षेत्रों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, अडानी समूह गूगल के क्लाउड परिचालन के लिए स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति करेगा।
अरबपति गौतम अडानी का समूह भारत में गूगल की क्लाउड सेवाओं और परिचालन को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति करेगा। अडानी समूह गुजरात में अपने 30 गीगावाट खावरा अक्षय ऊर्जा पार्क में स्थित एक नई सौर पवन हाइब्रिड परियोजना से 61.4 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करेगा। गूगल अपने अधिकांश क्लाउड परिचालन और सेवाओं को ग्रिड से प्राप्त बिजली के माध्यम से संचालित करता है और 2030 तक संपूर्ण परिचालन को स्वच्छ ऊर्जा पर चलाने की योजना बना रहा है। अडानी द्वारा 2025 की तीसरी तिमाही में वाणिज्य परिचालन शुरू करने की उम्मीद है। गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम में सर्च दिग्गज ने भारत में अपने कार्यालयों एवं क्लाउड क्षेत्र को ऊर्जा प्रदान करने के लिए 125.4 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत हेतु क्लीन मैक्स के साथ भी समझौता किया है। नेक्स्ट न्यूज है, केयर एज ने ग्लोबल स्केल रेटिंग में प्रवेश किया। 39 देशों के लिए सॉवरेन रेटिंग लॉन्च की। भारत को BBB+ रेटिंग प्रदान की गई है। तो केयर रेटिंग्स लिमिटेड के सहायक कंपनी केयर एज ग्लोबल IFSC लिमिटेड ने 39 देशों के लिए अपनी सोवरेन रेटिंग लॉन्च की है, जिसे ग्लोबल स्केल रेटिंग स्पेस में इसका प्रवेश हुआ है। केयर एज के अनुसार इस लॉन्च के साथ यह वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का आकलन करने वाली पहली भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बन गई है, जो दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा रेटिंग प्रदान करती है। सोवरेन रेटिंग रिपोर्ट का विमोचन गिफ्ट सिटी गांधीनगर में किया गया था, जिसमें केयर एज ग्लोबल की सोवरेन रेटिंग 5 प्रमुख स्तंभों के व्यापक मूल्यांकन पर आधारित है। ये 5 स्तंभ है: आर्थिक संरचना और लचीलापन, राजकोषीय मजबूती, बाहरी स्थिति और संबंध, मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता तथा 5वां है संस्थान एवं शासन की गुणवत्ता। भारत के अलावा केयर एज ग्लोबल ने 38 अन्य देशों को भी रेटिंग दी है। शीर्ष रेटिंग वाले देशों में जर्मनी, नीदरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन को AAA रेटिंग दी गई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA को AA+ रेटिंग दी गई है। फ्रांस, जापान, UK को AA- रेटिंग मिली है, जबकि चीन को A रेटिंग प्रदान की गई है, जबकि भारत सहित बोत्सवाना, फिलीपींस को BBB+ रेटिंग दी गई है। शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मंजूर कर दिया है। अब तक भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं थीं: तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए निर्धारित मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए निर्धारित मानदंड: पहला, उसके प्रारंभिक ग्रंथों अभिलिखित इतिहास की प्राचीनता 1500 से 2000 वर्ष की होनी चाहिए। प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का ऐसा संग्रह होना चाहिए जिसे बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान विरासत माना जाता हो। साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए तथा किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार ली गई न हो। जब किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित कर दिया जाता है, उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय उसे बढ़ावा देने के लिए कुछ लाभ प्रदान करता है, जिसमें उक्त भाषाओं के प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए 2 प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल है। शास्त्रीय भाषा में अध्ययन के लिए एक उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना किया गया है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह शास्त्रीय टैग प्राप्त भाषाओं के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक निश्चित संख्या में व्यावसायिक पीठों का निर्माण करें।
नेक्स्ट न्यूज है, धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी समिति ने भारत को विशेष चिंता का देश का दर्जा देने की मांग की है। यह लगातार 5वीं बार है जब पैनल ने यह सिफारिश की है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक पैनल ने बुधवार को व्हाइट हाउस से आग्रह किया कि वह भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के व्यवस्थित, निरंतर और गंभीर उल्लंघन में संलग्न होने के कारण विशेष चिंता वाला देश घोषित करे। यह प्रस्ताव अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है। यह एक स्वतंत्र अमेरिकी सरकारी एजेंसी है जो धर्म की स्वतंत्रता के सार्वभौमिक अधिकार की निगरानी करती है और नीतिगत सुझाव देती है। ये सुझाव सरकार पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। यह लगातार 5वीं बार है जब पैनल ने यह सिफारिश की है, जिसे अमेरिकी सरकार ने अब तक स्वीकार करने से परहेज किया है। नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता 2023 में भी खराब होती रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भेदभावपूर्ण राष्ट्रवादी नीतियों को मजबूत किया है, घृणास्पद बयानबाजी को जारी रखा है और मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों, यहूदियों और आदिवासियों को असमान रूप से प्रभावित करने वाली सांप्रदायिक हिंसा को संबोधित करने में विफल रही है। भारत ने इस रिपोर्ट को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि यह गंभीर रूप से पक्षपातपूर्ण है। इसमें भारत के सामाजिक ताने बाने की समझ का अभाव है और यह स्पष्ट रूप से वोट बैंक की भावना से प्रेरित है। नेक्स्ट जो न्यूज है वह आपके पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 1.25 लाख इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी। सरकार ने गुरुवार को महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। शीर्ष 500 कंपनियां वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 1.25 लाख इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करेगी। शीर्ष कंपनियों में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की घोषणा बजट 2024-25 में की गई थी, जिसका उद्देश्य 5 वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। इसे कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा विकसित एवं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लागू किया जाएगा। इस पोर्टल का नाम है www.pminternship.mca.gov.in। वित्त वर्ष 2024-25 में 1.25 लाख इंटर्नशिप पर 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब इस योजना के मुख्य प्रावधान देख लीजिए। इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए शीर्ष कंपनियों की पहचान पिछले 3 वर्ष के औसत CSR व्यय के आधार पर की गई है। इस योजना में कंपनियों की भागीदारी स्वैच्छिक है। इसके अलावा कोई अन्य कंपनी, बैंक, वित्तीय संस्थान जो इस योजना में भाग लेने की इच्छुक है, वह MCA के अनुमोदन से ऐसा कर सकती है, जो उपयुक्त 500 कंपनियों द्वारा कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों पर विचार करते हुए निर्णय लेगा। यदि साझेदार कंपनी अपनी कंपनी में ऐसी इंटर्नशिप प्रदान नहीं कर सकती है, तो वह अपनी अग्रिम और पश्चवर्ती मूल्य श्रृंखला में संस्थाओं के साथ या अपने समूह में अन्य कंपनियों संस्थाओं के साथ गठजोड़ कर सकती है। इसके अलावा यह इंटर्नशिप कार्यक्रम साझेदार कंपनियों की देखरेख में होगा, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का अनुभव सुनिश्चित होगा। इंटर्नशिप की अवधि 12 महीने की होगी। इंटर्नशिप अवधि का कम से कम आधा हिस्सा वास्तविक कार्य अनुभव नौकरियों के माहौल में बिताना होगा, न कि कक्षा में। इंटर्नशिप पूरी होने पर भागीदार कंपनियों द्वारा प्रशिक्षुओं को इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जिससे प्रशिक्षुओं को अपने बायोडेटा में प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ लाभकारी जुड़ाव का अवसर मिलेगा, जो उनके कैरियर की संभावनाओं को महत्वपूर्ण बढ़ावा दे सकता है। तो ये इसका लाभ वाला पॉइंट हुआ। अब देखिए इसमें अन्य बातें क्या हैं। तो इस योजना के अनुसार प्रशिक्षुओं को 5,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें से
₹4500 सरकार देगी तथा ₹500 प्रति माह कंपनी द्वारा अपने CSR फंड से दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इंटर्नशिप के स्थान पर शामिल होने वाले प्रत्येक प्रशिक्षु को आकस्मिक व्यय के लिए ₹6000 का एक मुफ्त अनुदान वितरित किया जाएगा। योजना के तहत प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण से जुड़े व्यय को मौजूदा नियमों के अनुसार कंपनी अपने CSR फंड से वहन करेगी। यदि कोई कंपनी ₹500 से अधिक मासिक सहायता प्रदान करना चाहती है तो वह अपने स्वयं के कोष से ऐसा कर सकती है। प्रत्येक व्यक्तिगत इंटर्न को भारत सरकार की बीमा योजनाओं PM जीवन ज्योति बीमा योजना और PM सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए प्रीमियम राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा कंपनी इंटर्न को अतिरिक्त दुर्घटना बीमा कवरेज भी प्रदान कर सकती है। भागीदार कंपनियों के पास पोर्टल पर एक समर्पित डैशबोर्ड होगा जहां वे इंटर्नशिप के अवसरों को पोस्ट कर सकते हैं, जिसमें स्थान, प्रकृति, आवश्यक योग्यताएं और प्रदान की जाने वाली सुविधाएं शामिल होगी। अब देख लीजिए इसमें पात्र कौन है और अपात्र कौन है। योग्य उम्मीदवार पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, जहां उनके विवरण का उपयोग बायोडाटा बनाने के लिए किया जाएगा। उम्मीदवार अपने पसंदीदा क्षेत्रों, भूमिकाओं और स्थान के आधार पर इंटर्नशिप ब्राउज़र कर सकते हैं और अधिकतम 5 अवसरों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। इसमें 21 से 24 वर्ष की आयु के युवा, भारतीय राष्ट्रीयता से संबंधित, जो पूर्णकालिक रोजगार में नहीं है और पूर्णकालिक शिक्षा में शामिल नहीं है, ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में नामांकित उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए। जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल पास कर लिया है, जिनके पास ITI के प्रमाण पत्र हैं, किसी पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा है या जिनके पास BA, BSc, BCom, BA, BBA, B फार्मा आदि की डिग्री है, वे पात्र होंगे। अब देखिए कौन अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं है। जो अभ्यर्थी IIT, IIM, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, IISCR, NIT, IIIT से स्नातक हैं तथा जिनके पास CA, CS, MBBS, BDS, MBA, कोई भी मास्टर या उच्च डिग्री जैसी योग्यताएं हैं, वे आवेदन करने के लिए अपात्र हैं। जो लोग केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाओं के तहत किसी भी कौशल प्रशिक्षुता, इंटर्नशिप या छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, वे आवेदन करने के लिए अपात्र हैं। जिन्होंने किसी भी समय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना या राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना के तहत शिक्षुता प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, वे आवेदन करने के लिए अपात्र होंगे। अन्य प्रावधान क्या हैं? यदि उम्मीदवार के परिवार के किसी भी सदस्य की आय वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 8 लाख रुपए से अधिक है, तो वे भी आवेदन करने के लिए अपात्र हैं। इस योजना में एक समर्पित शिकायत निवारण तंत्र की परिकल्पना भी की गई है, जो समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करेगा और उपयोगकर्ता की संतुष्टि को बढ़ाएगा। इसके अतिरिक्त हितधारकों को सहायता और सुविधा प्रदान करने के लिए 1800-116-090 पर उपलब्ध एक बहुभाषीय टेली हेल्पलाइन स्थापित की गई है, जिससे विभिन्न भाषाओं में उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ सहायता सुनिश्चित होगी। यह योजना प्रशिक्षुओं को वास्तविक दुनिया के व्यावसायिक वातावरण का अनुभव करने का अवसर प्रदान करने के लिए तैयार की गई है, जिससे उन्हें व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होगा, जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इन चीज़ों को देखें, ये आपके PT और मेंस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और इंफॉर्मेटिव है।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।